नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड कैरिकुलम में अति लघु प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न। शिक्षा के अभिकरण की तालिका बनाइए। तालिका का मतलब होता है ग्राफ बनाइए। उत्तर है शिक्षा के अभिकरण को निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। शिक्षा के अभिकरण, इसके अंतर्गत 3 अभिकरण आते हैं: औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण, औपचारिकेतर अभिकरण। औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा व्यवस्था को कहते हैं जिस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी शिक्षा जो कि चहारदीवारी के अंदर निश्चित शिक्षकों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय अवधि में पूरा करना होता है और इसके लिए स्थान भी निश्चित होते हैं। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों में, कार्यशालाओं में प्रदान की जाती है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है अनौपचारिक अभिकरण। अनौपचारिक शिक्षा समाज के किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है, परिवार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है, माता पिता, भाई बहन, जनसंचार के माध्यम से, टीवी, दूरदर्शन, मास मीडिया के माध्यम से, धार्मिक संस्था, क्लब के माध्यम से, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे हम अनौपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है औपचारिकेतर शिक्षा। जो औपचारिक शिक्षा है और अनौपचारिक शिक्षा है, इसके बीच का मार्ग औपचारिकेतर शिक्षा होती है। औपचारिकेतर शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, मुक्त विद्यालय, पत्राचार शिक्षा के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिकरण में 3 अंतर बताइए। उत्तर है औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिकरण में 3 अंतर। देखिए दोस्तों, एक तरफ है शिक्षा के औपचारिक अभिकरण, दूसरा तरफ है शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण। पहला पॉइंट है शिक्षा के औपचारिक उपकरण समाज में संगठित रूप में होते हैं, यह स्थापित संस्था के रूप में होते हैं। दोस्तों देखिए, औपचारिक शिक्षा जो होती है विद्यालयों में प्रदान की जाती है, संस्थाओं में प्रदान की जाती है। अब इसमें देखिए दोस्तों, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण में, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण न तो संगठित होते हैं न ही संस्थागत होती है। जो दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा होती है मित्रों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। फिर देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इसमें शिक्षा के औपचारिक अभिकरण में, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण सदैव किसी न किसी निश्चित स्थान पर होते हैं, यानी कि विद्यालय, संस्थाएं सब कुछ निश्चित होती हैं। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण में देखिए दोस्तों, शिक्षा के अनौपचारिक वितरण का स्थान कोई निश्चित नहीं होता है, यह कहीं भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी समाज के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा कहीं भी प्रदान की जा सकती है। तीसरा पॉइंट देखिए, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण केवल शिक्षा प्रदान करने का ही कार्य करते हैं या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। जो दोस्तों विद्यालय होते हैं, संस्थाएं होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण में तीसरा पॉइंट है शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करने का कार्य नहीं करते या जीवन से संबंधित विभिन्न अनुभव प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा के औपचारिकेतर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ध्यान दीजिए। औपचारिकेतर अभिकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। शिक्षा के औपचारिकेतर अभिकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीकर समझाइए। उत्तर देखिए दोस्तों, औपचारिक शिक्षा की जटिलता एवं साधनों, औपचारिक शिक्षा अव्यवस्थित होने के कारण शिक्षा के इस तीसरे संस्करण के अभिकरण का विकास किया गया। इस अभिकरण में औपचारिक शिक्षा की भांति स्थान एवं समय का बंधन नहीं होता है। इस अभिकरण में पाठ्यक्रम तो होते हैं पर उसे पूरा करने की अवधि छात्र की गति पर निर्भर करता है। इस अभिकरण द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होते हैं तथा कभी कभी कई वर्षों में पूरे होने वाले औपचारिक पाठ्यक्रम को संगठित करके कम समय में पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था प्राइमरी तक के अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों पर होती है, जहां ऐसे बालकों को शिक्षा दी जाती है जो औपचारिक शिक्षा के कार्यों में व्यस्त होते हैं। इस अभिकरण के अंतर्गत खुले विश्वविद्यालय, पत्राचार शिक्षा आदि प्रमुख हैं। देखिए दोस्तों, जो औपचारिकेतर शिक्षा है यह औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग होता है। इसमें कुछ समय निश्चित होते हैं, कुछ समय निश्चित नहीं होते हैं। आपको पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए समय निर्धारित नहीं होता है कि आप कभी भी इसका पाठ्यक्रम कितने भी समय में पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, जो औपचारिकेतर शिक्षा होती है यह विश्वविद्यालयों में, पत्राचार शिक्षा में, विभिन्न संगोष्ठियों में के माध्यम से दी जाती है। जैसे देखिए दोस्तों,
जो गांव होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वहाँ पर कुछ तो समय निर्धारित होता है, एक्सपर्ट आपको आकर शिक्षा देते हैं, लेकिन यह शिक्षा हमेशा आपको नहीं देते हैं। इसी को औपचारिकेतर शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है औपचारिक शिक्षा और औपचारिकेतर शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, औपचारिक शिक्षा में निश्चित एवं व्यवस्थित ढंग से शिक्षा दी जाती है। इसमें शिक्षक होते हैं, विशिष्ट विषयों का अध्ययन कराया जाता है, प्रत्येक विषय के लिए निश्चित समय सारणी होती है, अनुशासित ढंग से रहना पड़ता है। इसमें उद्देश्य पहले से निश्चित होते हैं, लक्ष्य के अनुसार विशेष तैयारी कराई जाती है। देखिए दोस्तों, जो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा में सब कुछ निश्चित होता है, विद्यालय, शिक्षक, पाठ्यक्रम, समय निश्चित होता है और आपको मार्कशीट दी जाती है, मूल्यांकन कराया जाता है। लेकिन दोस्तों देखिए, जबकि औपचारिकेतर शिक्षा औपचारिकता के बंधन से अंततः मुक्त होती है, यह लचीली होती है, इसमें व्यय भी कम होता है, यह अभिकरण समय की सुरक्षा करता है। इस अधिकरण से शिक्षा ग्रहण करने के लिए डिग्री आदि की आवश्यकता प्रमुख नहीं होती है। दोस्तों, जो औपचारिकेतर शिक्षा होती है, यह शिक्षा का एक माध्यम होता है, लेकिन इसमें सब कुछ निर्धारित नहीं होता, यानी कि बंधनों से यह मुक्त होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ज्ञान का अर्थ समझने के लिए कितनी परिस्थितियों का होना आवश्यक है? उत्तर है, ज्ञान के अर्थ को समझने के लिए 4 परिस्थितियों का होना आवश्यक है। पहली परिस्थिति है सत्य की वस्तुनिष्ठता, जो ज्ञान हो एकदम सत्य हो, वस्तुनिष्ठ हो। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों एकदम एग्जैक्ट आंसर हो। जैसे देखिए दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। जो ऑप्शन सही होता है आप वही चुनते हैं, और आप एक ही ऑप्शन चुनते हैं जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी कहते हैं। और दोस्तों, जो एक ही प्रश्न होता है वह बिल्कुल सही होता है, एकदम एग्जैक्ट आंसर होता है। ठीक उसी प्रकार सत्य की वस्तुनिष्ठता, जो ज्ञान का अर्थ होता है, इसे समझने के लिए जो ज्ञान हो बिल्कुल सत्य हो, वस्तुनिष्ठ हो, एकदम एग्जैक्ट आंसर हो। अगला पॉइंट है ज्ञान की सार्थकता, जो ज्ञान हो बिल्कुल सार्थक हो, ज्ञान की सत्यता हो, तार्किक प्रत्यज्ञप्ति सत्यता हो, यानी कि तर्क के वितर्क करके जो ज्ञान हो पूर्णतः सत्य हो। अगला पॉइंट है आपके सामने, ज्ञान के स्तर बताइए। दोस्तों, ज्ञान के निम्नलिखित 3 स्तर हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। दोस्तों, जो ज्ञान आपको प्राप्त हो वह ज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कि आपको जानकारी कितनी हो रही कितनी नहीं हो रही, इसको ध्यान में रखकर दिया जाए। भावात्मक क्षेत्र, आपकी भावनाओं का कितना विकास हो रहा है, कि जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं उसके प्राप्त करने से आप क्या कर सकते हैं, इसलिए इसमें क्रियात्मक क्षेत्र, यानी क्या कर सकते हैं आप, ज्ञान का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, ज्ञानात्मक क्षेत्र को निम्न 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक क्षेत्र में दोस्तों पहले आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसका विश्लेषण अवबोध करेंगे, मतलब कि आप समझेंगे, फिर उसका अनुप्रयोग आप कैसे कर सकेंगे, ज्ञान को जो ज्ञान है उसे आप विश्लेषित करके छोटे छोटे पार्टों में विश्लेषण करके उसका अध्ययन करेंगे, फिर उसका अंत में संश्लेषण करेंगे, फिर अंत में उसका मूल्यांकन करेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ज्ञान स्मरण नामक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है। इसके अंतर्गत छात्र के प्रत्यास्मरण अभिज्ञान की क्रियाओं को तथ्यों, शब्दों, नियमों, सिद्धांतों, सूचनाओं और नमूनों आदि की सहायता से विकसित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अवबोध का वर्गीकरण कीजिए। दोस्तों, जो अवबोध होता है उसमें अनुवाद, भावार्थ, बहिर्वेशन होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुप्रयोग के प्रकार बताइए। अनुप्रयोग के 3 प्रकार हैं, सामान्यीकरण, निदान, प्रयोग। निदान का मतलब होता है समस्या को पहले पहचानना। अगला प्रश्न है आपके सामने, संश्लेषण के प्रकार बताइए। संश्लेषण विशिष्ट संज्ञापन, योजना की उत्पत्ति और अमूर्त संबंधों के समुच्चय का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, आग्रहण या प्राप्ति, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और मूल्य का लक्षण। और दोस्तों लास्ट प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रेखांकित कीजिए। दोस्तों, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है यह एक त्रिमुखी शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था बराबर शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। बिना शिक्षार्थी के शिक्षा तो किससे शिक्षक देगा, कुछ नहीं समझ में आएगा।
इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी का होना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों जो शिक्षक होगा वह शिक्षार्थी को किसके माध्यम से शिक्षा देगा? पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देगा। इसलिए इस तीनों का होना शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक होता है, जिसे शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बीएड से संबंधित इस चैनल पर सभी जानकारियाँ दी जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में।